वेलकम गाइस इन वीडियो सो जैसा कि पता है आपको यूपी पीसीएस का प्री अप्रोच कर रहा है। आज से हम टेस्ट सीरीज डिस्कशन को शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पीसीएस मंत्रा कोचिंग के टेस्ट सीरीज को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ से धैर्यतापूर्वक बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पहले तो इसको सुनना है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही कम टाइम में। 150 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे लगभग 50 से 55 मिनट या 1 आवर में। और इस टेस्ट सीरीज की खासियत ये होगी कि इसमें जो चारों आपके विकल्प दिए हुए हैं उसका हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो 150 क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव की एक्सप्लेनेशन, मतलब कि 600 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे और हर एक ऑप्शन के 2-3 एडिशनल फैक्ट आपको मिलेंगे जो कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरीके से आपके ये लगभग 1500 से 1600 इंफॉर्मेशन आपको एक टेस्ट सीरीज मतलब कि 1 आवर में मिल जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। धैर्य से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप ये 50 मिनट का जो सेशन है अच्छे से देखिए, ताकि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रिटेन करे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्री में या किसी भी एग्जाम में जाके अपने ब्रेन से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है। जब आप ब्रेन से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना सीख जाओगे तभी आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा ऑप्शंस के बीच। अदरवाइज आप ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज होंगे और ऑप्शन गलत कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाषाणकालीन स्थल सही सुमेलित है? आदमगढ़ राजस्थान, बागौर मध्य प्रदेश, चिरांत बिहार और मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही आपका जो आंसर है वो है चिरांत बिहार। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि जो आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। ये पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बागौर जो आपका है वो राजस्थान में है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ जो है वो आपका बलूचिस्तान में है जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। और यहाँ पे भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और यह नवपाषाणकालीन स्थल है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करते जानी है साथ ही साथ, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रिटेन होती जाए। दूसरा देखते हैं, इनाम गांव ताम्रकालीन बस्ती किस स्थान में स्थित है? पहली बात तो ये एक चीज़ आप याद रखिए कि इनाम गांव ताम्रकालीन बस्ती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि इनाम गांव क्या है, तो ये ताम्रकालीन बस्ती है। और ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी पुणे में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये इन्फॉर्मेशन बताती है जोरवे संस्कृति के लिए, थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। चंदहुदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। कालीबंगा से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। और सुरकोदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो इसका जो ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पर, कालीबंगा से हल आकृति का खिलौना मिला है, ये गलत है। ये कहाँ से मिला है आपको थोड़ा सा ये देख लेना है कि हल की आकृति का जो खिलौना है वो आपका बनावली हरियाणा से मिला है, बनावली हरियाणा से मिलता है। और कालीबंगा आपका राजस्थान से। यहाँ से क्या मिला है आपको? तो यहाँ से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, साइड बाय साइड आपको ये देखते जाना है, दिमाग में ध्यान से पढ़िए ताकि यहीं कहीं आपको याद भी होते जाए। एक बार आप इसको पहले नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर आप 1.5x में दोबारा रिवीजन के लिए 48 आवर के बाद देखिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, चलिए देखिए, रोपड़ सतलज नदी, चंदहुदड़ो रावी नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और मांडा चिनाव नदी। तो यहाँ पे जो क्या पूछा हुआ है आपसे कि सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। चंदहुदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब आपको 5वां देखना है यहाँ पर, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सभा आर्यों की प्राचीनतम संस्था कहलाती थी। तो क्या पूछा है यहाँ पर आपसे? सही कथन पूछा है। तो यहाँ पर केवल एक सत्य है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सत्य है, मतलब कि यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा देखिए कृषि नहीं था, क्योंकि वो पशु पालन किया करते थे, चरवाहा हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है। और आपको एक बात थोड़ी सी याद रखनी है कि जब 1000 में लोहे की खोज होती है, उसके बाद के काल को अपन लोग उत्तर ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो जब ये लोहे की खोज हुई, इसी से आपके हल वगैरह बने। और फिर जब खेतों में जुताई उताई होने लगी, उसके बाद फसल आएंगी तब वहाँ से खेती कृषि शुरू होती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा
सभा आर्यों की प्राचीनतम संस्था नहीं, ये उत्तर ऋग्वैदिक काल की बात है, क्योंकि उस समय टैक्सेशन वगैरह, ट्रेड वगैरह शुरू हो गया था, इसलिए यहाँ पे सभा वगैरह लानी पड़ी। जब आपकी पेस्टोरल इकॉनमी है तब वहाँ पर सभा की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, जनपद और जन में आप कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे जन का भी इंफॉर्मेशन दे दिया है और जनपद का भी दे दिया है। तो जो जनपद शब्द है ये एक बार भी नहीं मिलता है और जन शब्द आपको 275 बार मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक बार भी नहीं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो 275 बार है वो जन शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर देखिए कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। कृषि संबंधी पूछा हुआ है। देखिए पहले मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, तो आपको याद रखना है कि इसका चतुर्थ मंडल में मिलता है कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख। उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा हुई, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई और शतपथ ब्राह्मणों में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे जो इसका जो सही है, देखिए पहले स्टेटमेंट इसकी सही है, सेकंड सही है और थर्ड इसका गलत है। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 4 आश्रमों का विवरण तो मिलता है बिल्कुल उत्तर ऋग्वेदिक काल में, लेकिन इस शतपथ ब्राह्मणों से नहीं मिलता है, बल्कि ये जो आपका मिलता है ये मिलता है आपको जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि 4 आश्रम थे। कौन कौन से थे? आपका ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वनप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम थे। किससे मिलती है आपको याद रखना है, जाबालोपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किससे संबंधित है? तो देखिए मुंडोपनिषद या तो बृहदारण्य उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बृहदारण्य उपनिषद से आपको याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे सही सुमेलित की बात क्या है ये देखिएगा आप। थोड़ा सा देखिए जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सही या नहीं सही ये जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी जल्दी जल्दी में बच्चे सही को नहीं सही, नहीं सही को सही लगा के चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अक्रियावाद, मखली गोसाल, भौतिकवादी, अजीत केस कंबलिन, संदेहवादी, पूर्ण का शब्द, देखिए ये ऑप्शंस को इंटरचेंज किया है, नित्यवादी, संजय बेदुल पुत्र। तो यहाँ पे जो आपका सही है वो केवल और केवल सेकंड से, यहाँ पर भौतिकवादी, अजीत केस कंबलिन, ये सही है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, ठीक है, संदेहवादी जो थे वो आपके संजय बेलुद पुत्र हैं, ठीक है, और नित्यावादी आपके कौन थे बताइए, पकुग कच्चायन, पकुग कच्चायन। ठीक है, देखिए एक बार हम लिख देते हैं इसको, पकुग कच्चायन, ये हैं आपके नित्यवादी। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, सही है लगा के आप मत चले आइएगा। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। निर्वाण प्राप्ति का मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य बताया गया है। अच्छा, फिर देखिए बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया है। फिर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था और महात्मा बुद्ध ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। तो इसमें से क्या पूछा हुआ है आपसे, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, ये इंफॉर्मेशन गलत है, पुनर्जन्म में विश्वास करता था, ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है और महात्मा बुद्ध ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ? तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए 4 हुए थे आपका पता होगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनाता है यूपी पीसीएस वाला, बहुत ही अच्छे ऐसे क्वेश्चन बनता रहता है। तो बौद्ध संगीत का क्या पूछा है, कहाँ पे मतलब आपका हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हुआ? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा। बस आपको ये पता होगा कि कश्मीर में हुई थी, और इसको बस आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन रहे हैं और उपाध्यक्ष कौन थे। जैसे हम चलिए बता देते हैं, इसके जो वसुमित्र थे इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे, और कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है, चतुर्थ वन। अब आपको पहली, दूसरी और तीसरी ये कमेंट बॉक्स में बतानी है
कि किसके शासनकाल में हुई और कहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। निम्नलिखित में कौन सा महाव्रत जैन धर्म के महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा। अब आप ये बताइए जरा कि जो आपके महावीर थे ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? क्या ये 23rd थे या 24th थे? ये बताइए आप जरा कमेंट बॉक्स में, ये बताइए 23rd या 24th या कोई अगर और है तो वो आप बताइए। फिर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, मल्ल विदेह, कुरु इंद्रप्रस्थ और मत्स्य विराटनगर। तो इसका जो सही आंसर है वो मल्ल विदेह, ये गलत है। बाकी अंग चंपा सही है, कुरु इंद्रप्रस्थ भी सही है और मत्स्य विराटनगर भी सही है। निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था? तो ये आपके उदयन थे। उदयन ने प्रथम बार पाटलिपुत्र को किसकी मगध की राजधानी बनाए थे। इससे पहले क्या थी? इससे पहले आपकी राजगृह हुआ करती थी। इसी को गिरिव्रज भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? तो ये आपका एपियानस था, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणी में बांटा गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे और 7वें अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है, ये भी सही है। 11वें अभिलेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बताया गया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा, मतलब कि इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। अब आपको थोड़ा सा ये बताना है कि अच्छा ये जो आपका धार्मिक सहिष्णुता अगर 11वें शिलालेख में नहीं है तो कौन से शिलालेख में है? तो ये आपको याद रखना है कि 12वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बताया गया है। इसके अलावा अगर थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखा जाए, 5 श्रेणियां कौन कौन थी? तो ये थी आपकी दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और आपका लघु स्तंभ लेख, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी? तो ये आपको बताना 10वां, 14वां, 20वां या 8वां। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका 14वें वर्ष में उन्होंने क्या किया था? महामात्र की नियुक्ति की थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 8वें वर्ष में वो कलिंग का युद्ध लड़े थे, 10वें वर्ष में वो बोधगया की यात्रा किए थे और 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी की यात्रा किए थे। ये भी आपको साइड बाय साइड याद रखना है। यही आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है और ऐसे ही आपको एनालाइज करना है और इसको बार बार आपको 2 से 3 बार देखना है वीडियो को, ताकि इन्फॉर्मेशन रिटेन हो पाए आपके दिमाग में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मौर्यकालीन अधिकारी और उसके कार्य क्या क्या बटे हुए थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है तो आपको अच्छे से देखना है। महामात्र क्या होते थे, सन्निधाता और आठविक क्या होते थे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए महामात्र आपका ग्रामीण जनपदों की यहाँ पूछा क्या, बोले ये देखिए सुमेलित नहीं है। अब देखिए आप सुमेलित है लगा के चले आए तो आपका गलत हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका देखिए महामात्रा ग्रामीण जनपदों की देखरेख, यही गलत है। बाकी सन्निधाता आपका राजकीय कोष की देखभाल बिल्कुल सही, और आठविक वन विभाग का प्रधान होता था, ये भी सही बात है। तो अब अगर महामात्रा ग्रामीण जनपद नहीं था तो क्या देखता था? तो जो महामात्र है वो आपका उच्च अधिकारी हुआ करता था नगर प्रशासन का, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और अगर अपन देखा जाए ग्रामीण जनपदों के लिए तो वहां पर रज्जुक नाम का अधिकारी हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन मौर्य काल के विषय में असत्य है? देखिए अब फिर से असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। चलिए देखते हैं। सुवर्ण मौर्यकालीन सोने का सिक्का हुआ करता था, अच्छा ये तो सही लग रहा है। फिर मुद्रा की परीक्षण करने वाली को रूप दर्शक, बिल्कुल सही है। प्रणय मौर्य काल का आपातकालीन करता है, बिल्कुल सही है। कृषक श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहते थे, नहीं सार्थवाह बिल्कुल भी कृषक श्रेणी वाले को नहीं कहते थे, बल्कि सार्थवाह किसको कहते थे? सार्थवाह कहते थे जो आपके व्यापारी संघ होता था, व्यापारिक संघ की श्रेणी का जो प्रधान होता था उसको हम लोग सार्थवाह कहते थे, ये आपको याद रखना है। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमण जो हुए हैं उसका सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए अब यहाँ पे आप इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि यूनानी सबसे पहले आए थे तो अब सिर्फ ए और बी मतलब 50-50 एलिमिनेशन में आप आ चुके हो। ठीक है, तो पहले यूनानी आए बिल्कुल, फिर उसके बाद कौन आए? फिर उसके बाद आपके आते हैं शक, फिर आपका आएगा पहलव और आपका कुषाण, मतलब कि ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? किस राजा के चित्र में बताइए? तो ये यहाँ पर यज्ञऋषि सातकर्णी,
ये ऐसा राजा था जिसको जहाज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, आपको याद रखना है। जो आपकी यज्ञ ऋषि सातकर्णी थे, ये व्यापार और जल यात्रा का बहुत बड़े प्रेमी थे। इन्होंने अपने सिक्कों पर क्या किया, जहाज के चित्र बनवाए और जल यात्रा एवं समुद्री व्यापार के प्रति इनका जो प्रेम है वो परिचायक था, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है ये इसके लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जहाज प्रेमी कौन सा राजा रहा है, तो यज्ञ ऋषि सातकर्णी आपको याद रखना है। फिर मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया। दूसरा कथन का कारण क्या दे रखा है, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है और ए जो है वो बी का आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, ये आपको याद रखना है। फिर निम्नलिखित में किस गुप्त शासक की उपाधि धर्म प्रचार बंधु की थी? धर्म प्रचार बंधु की जो आपकी उपाधि है वो समुद्रगुप्त को मिलती है। कौन सा अभिलेख इससे रिलेटेड है ये भी आपको यहाँ पे साइड बाई साइड देख लेना है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधि धर्म प्रचार बंधु मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोप्ता सीमांत प्रदेश का शासक, सही है। महादंड नायक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, नहीं, ये गलत है। ये क्या होता था, महादंड नायक जो होता था वो न्यायाधीश होते थे जो दंड वगैरह दिया करते थे, ठीक है। महाबलाधिकृत सेनापति सही है। भाट दूत तथा पुलिस कर्मचारी, ये भी सही है। आगे देखते हैं 26 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो इसको दिनार बोलते थे, ये आपको याद रखना है। फिर आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। गहड़वाल वंश चंद्रवंश चंद्रदेव, ठीक है। चौहान वंश वासुदेव, ये भी सही है। फिर पाल वंश आपका धर्मपाल, गलत है, इसका गोपाल है संस्थापक, ये आपको याद रखना है। और सेन वंश आपका सामंत सेन, ये भी आपका सही है, ठीक है। फिर आपका क्या बोल रहा है 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। चोल वंश तंजौर, पाल वंश मुंगेर, परमार वंश उज्जैन और चंदेल वंश खजुराहो। तो परमार वंश आपका गलत है, इसका धार होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और परमार वंश के बारे में अगर देखा जाए तो इसके जो संस्थापक थे वो उपेंद्र थे, आपको याद रखना है। और राजा भोज पूछता है कभी कभी, तो ये परमार वंश के ही प्रतापी राजा हुए हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा अरब सागर स्थित संधि मंतीब द्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया गया था? तो ये आपके राजेंद्र प्रथम थे, ये आपको याद रखना है। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर मेरुख अभिलेख, ये आपका चोल काल स्थानीय शासन की जानकारी देता है। कुर्रम आपका चोलकालीन ग्राम संघ होते हैं और मणिग्रामम ब्राह्मणों को दान की गई भूमि होती है। क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित पूछा हुआ है, इसमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका पहला तो सही है और कुर्रम आपका चोलकालीन ग्राम संघ, ये भी सही है। तीसरा जो है आपका वो सही नहीं है, तो इसका बी आपका सही हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि जो मणिग्राम है, देखिए मणि से समझ में आ रहा है, कुछ मणि से रिलेटेड है, मतलब मणिग्राम है तो ये व्यापारियों से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। ये व्यापारियों की एक श्रेणी होती थी जो समुद्र तट और विदेश व्यापार में संलग्न थी, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए सिंध पर अरब आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें। अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना में चचनामा से मिलती है। दोनों सही हैं, दोनों सही नहीं है, तो यहाँ पर दोनों सही हैं, आपको याद रखना है। दाहिर वाला और चचनामा से हमें इसकी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें। महमूद गजनबी बगदाद के खलीफा द्वारा अल हजेब अल अजल मोस्ट नोबल कमांडर की उपाधि दी गई। फिर महमूद गजनबी के पिता सुबुकुतगीन को अमीन उल मिल्ला धर्म संरक्षक की उपाधि दी गई। तो ये इंटरचेंज कर दिया है सत्य कथन, तो यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि जो मोस्ट नोबल कमांडर है वो उनके पिता कहलाते थे और धर्म संरक्षक महमूद गजनबी को कहा जाता था, ये याद रखना है। चेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो महमूद गजनबी को बगदाद के खलीफा द्वारा अमीन उल मिल्ला मतलब कि धर्म संरक्षक की उपाधि दी गई थी, ये आपको याद रखना है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो उसको लाहौर में दफनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में दफनाया गया था। और इसके बारे में ये थोड़ा आपको याद रखना, कभी कभी पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक रहा जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी 1210 में मृत्यु हुई थी। फिर अपन देखें अगर
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी बोलते थे? तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोल रहा है? देखिए वास्तविक वर्ड आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे तो होता है नॉर्मल, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है वास्तविक संस्थापक, तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है दिल्ली के रूप में इसी ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन सा कर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो ये आपका ज़कात होता था। जजिया के बारे में आपको याद रखना है कि जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। फिर खुम्स अगर देखें तो खुम्स क्या था? खुम्स ये लूट से प्राप्त धन को कहते थे। और खराज जो है ये गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर था, ठीक है। अलाउद्दीन ने खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 1/5 से बढ़ाकर आपको यह याद रखना है कि 4/5 कर दिया था। फिर निम्नलिखित में से कौन गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गयासुद्दीन तुगलक, ये आपको याद रखना है। बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था ये उस समय का। निम्नलिखित में से किसे अद्धा और विक के नाम से सिक्के जारी किए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने अद्धा और विक के नाम से क्या किया था, सिक्के जारी किए थे। और ये जो सिक्के हैं आपको ये याद रखना है कि तांबे और कांसे से निर्मित थे। तो ये भी पूछ सकता है कि तांबे और कांसे से निर्मित अद्धा और विक कौन जारी किया था? तो फिरोज शाह तुगलक जारी किए थे। निम्नलिखित में से किसने व्यय विभाग के रूप में दीवाने वकूफ या वक्फ की स्थापना की? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और दिल्ली के निकट किलो खरी को अपनी राजधानी भी इसने बनाया था, ये भी आपको साथ में याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? शाहनामा फिरदौसी, रहला इब्न बतूता, तुगलकनामा अमीर खुसरो और किताबुल यामनी अल बरूनी। तो यहाँ पर डी आपका गलत हो जाएगा, किताबुल यामनी नहीं किताबुल हिंद अल बरूनी लिखे थे, ये आपको याद रखना है। और किताबुल यामनी के अगर अपन लेखक देखें तो इसके जो लेखक हैं वो उत्बी हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर अब आगे देखते हैं विजयनगर शासकों के समय आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो जो नुनीज हैं कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, निकोलो डी कॉन्टी कृष्णदेव राय और बारबोसा कृष्णदेव राय। तो जो 43 का है सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नुनीज जो है ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में नहीं आया था, आपको याद रखना है। ये आपके अच्युत राय के शासनकाल में आया था, अच्युत राय के शासनकाल में आया था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से लंपट मुंह झंझर शाह को बोला जाता था, बिल्कुल आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और देखें किस्मत का जो निर्धनी बोलते थे वो मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते थे। और मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला की उपाधि दी थी जिसको 1739 में नादिर शाह ने हराया था, ये भी आपको साथ में याद रखना है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये पूछ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका अकबर द्वितीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी का राज अभिषेक किया था? तो शिवाजी का राज अभिषेक करने वाले कौन थे? गंगा भट्ट थे। गंगा भट्ट के बारे में थोड़ा याद रखिएगा कि ये बनारस के क्या थे, एक विशेष पंडित थे जिन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। तो ये बनारस के पंडित थे गंगा भट्ट, गंगादास से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर निम्नलिखित में से किस दिन महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय हेतु बादशाह अकबर अपना दरबार लगाते थे? तो ये गुरुवार था, ये आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री को दिल्ली का काजी घोषित किया गया था? तो दिल्ली का काजी इब्न बतूता को घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अब इब्न बतूता के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिए, किसका कंटेम्प्रेरी है? ये मोहम्मद बिन तुगलक का है और ये अफ्रीकी यात्री था। ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से आए थे, तो ये आपको याद रखना है कि हाँ ये अफ्रीका से आए हुए थे। मारवाड़ को मुगलों के कब्जे से बचाने वाला योद्धा कौन था? तो ये दुर्गादास हैं, ये आपको याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से किसने शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट में दे दिया था? तो ये मीर जुमला था जिसने किसको? शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दे दिया था। और आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि शाहजहां ने मुअज्जम खान की उपाधि से सम्मानित किया था मीर जुमला को, ये भी आपको साइड बाई साइड याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने अकबर के प्रिय दरबारी अबुल फजल की हत्या कर दी थी?
तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला ने की थी, याद रखिएगा, जहांगीर मत लगाइएगा, इसका सही आंसर डी होगा, वीर सिंह बुंदेला। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को शेख उल हिंद की संज्ञा दी गई थी? तो देखिए इसका क्या क्या दे रखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका शेख सलीम चिश्ती हो। बहुत ही प्रोमिनेंट आपके ये सूफी संत रहे हैं। फिर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईद उल फितर के अवसर पर कुछ कैदियों को रिहा करने की प्रथा शुरू की थी? तो इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह और अगला ऑप्शन क्या है इसका, सिकंदर लोदी। तो आपको याद रखना है सिकंदर लोदी ने ये ईद उल फितर में कुछ कैदियों को छोड़ने की प्रथा शुरू की थी। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से उपनाम में फारसी कविता लिखता था? देखिए ये भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अच्छे क्वेश्चन दे रखा है। सिकंदर लोदी इसका भी आंसर है, आप याद रखिएगा। फिर गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे, आपको ये याद रखना है। कृष्णदेव राय के बाद में ये आप याद रखिए कि इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं वहाँ के, बहुत ही बड़े साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया था। फिर 57 क्या है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास सबसे ज़्यादा दास हुआ करते थे? तो आपको ये याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये दासों का शौकीन था। और थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसके शासन काल में लगभग 1.5 लाख दास हो गए थे। मीराबाई इनमें से किसकी समकालीन नहीं रही हैं? तो देखिए तुलसीदास जी की थी, चैतन्य महाप्रभु नायक थी, रामकृष्ण परमहंस जी के समकालीन मीराबाई नहीं रही हैं। बस देखिए तुलसीदास जी के बारे में हम कह सकते हैं इनका 1532 के आसपास का टेनर है। चैतन्य महाप्रभु इनका 1486 के आसपास का, और जो गुरु नानक है ये 1469, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जबकि रामकृष्ण परमहंस हैं वो 1836, तो ये इनके समकालीन नहीं माने जाएंगे। फिर निजामुद्दीन औलिया जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, ये किसके शिष्य थे? तो ये शेख फरीद के शिष्य थे, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 60 नंबर, किस मुगल शासन द्वारा भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति का अपनाया गया? तो ये बाबर थे, सबसे पहला तोपखाना लाने वाला। इसी ओटोमन युद्ध में तोपखाना चलाने का श्रेय इन्हीं को मिलता है। सूरत की संधि किस आंग्ल मराठा युद्ध के साथ समाप्त हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है ये। तो जो सूरत की संधि है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण हुई। देखिए सूरत की संधि किस आंग्ल मराठा युद्ध के कारण हुई? तो प्रथम युद्ध के कारण हुई। इसके लिए आपको याद रखना है कि 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई। इसी के फलस्वरूप क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। और 1782 में क्या हुआ आपका, दूसरी वाली जो होती है आपकी अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच सालवाई की संधि होती है। इसी के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन को आपको बताना है यहाँ पर, कौन सा गलत है। तो चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा कालीन करते, सही है। सरदेशमुखी 10% 1/10 में लगता था, ये भी सही है। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था, ये भी सही है। और शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था है वो अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त में, यही गलत है। इनकी आपको याद रखना कि मलिक अंबर का प्रभाव बहुत ज़्यादा था इनकी राज्य व्यवस्था में, और राजस्व इनका जो था वो नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। तो आपको ये याद रखना है कि ये रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, ना कि अंग्रेजों की नीति पर आधारित थी। फिर मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, यह कथन किसी द्वारा कहा गया था? तो ये जादूनाथ सरकार के द्वारा कहा गया था। अभी थोड़ा सा डीप जाके पूछा हुआ है, ये आपको याद रखना है, जादूनाथ सरकार के द्वारा ये कथन कहा गया था। किस परवर्ती मुगल सम्राट का उपनाम शाहे बेखबर है? तो ये आपका बहादुर शाह प्रथम है। सेकंड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहादुर शाह प्रथम को 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब आए थे बहादुर शाह प्रथम, उनको शाहे बेखबर कहा जाता था।
और ये उतने कुशल प्रशासक नहीं रहे, इसी यहाँ यहीं से डाउनफॉल मुगल वंश का शुरू हो गया था, मुगल साम्राज्य का। फिर आपका पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले स्वायत्त अवध की घोषणा किसने की थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो शहादत खान या बुरहान मुल्क इनको बोलते थे, इन्होंने की थी। कब की थी? ये 1722 के आसपास का है। तो आपको ये थोड़ा सा टाइमलाइन भी, क्योंकि क्रोनोलॉजी में कभी पूछ लेता तो आपको याद रखना है। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो द्वितीय जब आंग्ल मैसूर हुआ था, इसकी थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि चारों का आपको जैसे ये दे रखा, इसके पहले बार तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंग्ल मैसूर वार कब कब हुई हैं और कौन कौन है, सारे को देख लीजिए आप तो अच्छा रहेगा। देखिए 1767 में आपका पहला होता है, फिर आपका जो दूसरा है वो 1780 में हुआ, फिर 82 में हुआ, फिर 90 में हुआ। छोटे शॉर्ट नोट्स आप चाहें तो एक A4 शीट लेके वहीं बना सकते हैं। पहले में देखिए हेस्टिंग थे, सेकंड में भी हेस्टिंग थे, थर्ड में आपके कॉर्नवालिस और चौथे में वेलेस्ली था। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपका, यहाँ पे पूछा हुआ है द्वितीय आंग्ल मैसूर, तो यहाँ पे भी आपके हेस्टिंग हो जाएंगे। सही आंसर इसका 1 हेस्टिंग हो जाएगा। इसके अलावा भी आप जो 67, 80, 82, 90 हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली ये आप याद कर लीजिएगा। मैसूर साम्राज्य की स्थापना किस राज्य के अंत के बाद हुई? तो जो इसकी स्थापना विजयनगर एम्पायर के टूटने के बाद हुई। आपको ये पता होगा कि जो तालीकोटा का निर्णायक युद्ध हुआ था उसके बाद विजयनगर एम्पायर टूट गया और स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य बने, उसमें मैसूर बहुत ही प्रमुख था। भारत के प्रथम शासक जिन्होंने अंग्रेजों के सहायक संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के साथ समर्पण नहीं किया, तो ये आपके रणजीत सिंह थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से, याद रखना है। फिर किस अंग्रेज को मुंबई का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है? तो गेराल्ड ओंगियार को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बक्सर के युद्ध के समय कैप्टन हेक्टर मुनरो बिल्कुल 1764 में हुआ था। इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल का प्रथम शासक मुर्शिद कुली था, सही है। दस्तक कर मुक्त व्यापार करने पर परमिट था जिसका उपयोग अंग्रेजों ने फारूक की अनुमति से किया था। तो यहाँ पर पहला भी सही, दूसरा भी सही, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सही हो जाएगा। फिर देखिए, अच्छा अभी और भी दे रखे हैं, ठीक है। काल कोठरी त्रासदी जिसका वर्णन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया है सिराजुद्दौला के शासनकाल में, ठीक है। और 1857 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के मध्य बैटल ऑफ प्लासी होता। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये सभी सही हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने उपनिषेधवाद के कितने चरण बताए हैं? तो 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तीन बताए थे उन्होंने। कौन कौन था? पहला तो वाणिज्यिक है जो कि 1757 के आसपास से 1813 तक चलता है, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा औद्योगिक बताया 1813 से 1858, और फिर वित्तीय पूंजीवाद बताया, ये 1860 के बाद है, ये भी आपको याद रखना है। फिर भारत में, तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा 3। भारत में रेलवे की स्थापना किस? तो डलहौजी में हुई थी, बिल्कुल। देखिए 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने, और पहला जो प्रयास है वो 1846 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर कौन भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान से जुड़ा नहीं है? तो ये रजनी पामदत्त हैं। ये भी देखिए, ये भी इकोनॉमिस्ट तो थे ही, मतलब कि आर्थिक इतिहास के बारे में तो ये लिखते थे, लेकिन ये प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के बारे में कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं था कि ये इकोनॉमिस्ट नहीं थे, इकोनॉमिस्ट तो ये भी थे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बोल रहा है आपसे 1867 ईस्वी में किस प्रदेश में पड़े भयंकर अकाल को आपदा का महासागर कहते हैं? तो ये आपका उड़ीसा को बोला जाता है, ये याद रखना है। ये 1867 में हुआ था, 1867 भी आप याद रखिएगा। ईयर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी क्रोनोलॉजी के लिए, तो वो अच्छे से आपको याद रखना है। फिर क्या बोल रहा है? गलत कथन का चयन कीजिए। चैत्य बौद्ध धर्म या प्रार्थना स्थल होते हैं, सही है। स्तूप पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के स्थान, बिल्कुल सही बात है। विहार जो होता है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल, सही है। कार्ले का स्तूप कर्नाटक में स्थित है, ये गलत है आपका। तो कार्ले का जो स्तूप है आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य के पुणे में। और उसी के पास एक और नगर है कार्ला, पटना कुर्ला एक्सप्रेस चलती है, वही कार्ला मुंबई में स्थित है। तो कार्ले के स्तूप महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद रखना है। किसने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद अर्थात महल को सूसा और एकबतना से भी सुंदर बताया है? तो ये आपका एरियन है। एरियन ने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद अर्थात
महल को सूसा और एकवतना से भी सुंदर बताया है, ये आपको याद रखना है। मौर्योत्तर कालीन मुद्रा से संबंधित गलत युग आपको बताने हैं। तो देखिए निष्क सोना सही है, शतमान चांदी का सिक्का भी सही है, काकड़ी तांबे का सिक्का भी सही है, और यहाँ पे कासारपण गलत है क्योंकि ये से शुद्ध सोने का सिक्का नहीं होता था। ये क्या होता था, ये 2-4 धातुओं से मिलकर बना होता था। जैसे कि आपका सोना 4 धातुओं से मिलकर बना होता था, सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इन 4 धातुओं से मिलकर बना होता था। तो ये आपको याद रखना है। गंधार कला से जुड़े हुए सही कथन को पहचान कीजिए। गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। फिर इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। और गंधार शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलोनिस्टिक कला थी। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें ये पूछा हुआ है कि सही कथन पूछा हुआ है। देखिए सही पूछा हुआ है, तो इसमें सारे ही दिए हुए कथन सही हैं। एक बार कथन आप गो थ्रू हो जाइएगा। टेलीग्राम में आपको ये वीडियो और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल ज्वाइन करिए, साथ मिल के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रिटेन करेंगे, प्लान वाइज अपन चलेंगे। अभी हम करंट अफेयर भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे आपको। यूपी पीसीएस स्पेसिफिक रहेगा ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर 25 ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करके हमने ये 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर्ड कंटेंट उठाया है। और डेली 10, देखिए अभी 100 डेज ये प्रोग्राम लगभग रहेगा। अभी तो हालांकि 80 दिन बचे हुए हैं। 80 दिन में हम ट्राई करेंगे कि डेली 15 से 20 टॉपिक आपको हम करंट के कराएं, और आपका ये मेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब आपका इनरिच कंटेंट आपके पास होगा तो आप वहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो करंट से आप जोड़ोगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको मेंस में भी, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करिए। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन प्रसिद्ध ईंटों से बने भीतर गांव मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये कानपुर में है, आपको याद रखना है। देखिए ये थोड़ा सा यूपी से रिलेटेड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कानपुर से ऊंचा हुआ है तो होगा ही। और इसके बाद जो मंदिर मिला था वो भी आपको याद रखना है, वो सिरपुर के मंदिर थे, ईंटों से बने हुए, ठीक है, और सिरपुर में स्थित थे, और इसको लक्ष्मण मंदिर बोला जाता है। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर, ये आप याद रखिएगा। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मंदिर निर्माण कला में सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किसमें किया गया था? तो ये देवगढ़ मंदिर में किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो देवगढ़ कहाँ है ये भी आप याद रख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। और यहाँ पर दशावतार मंदिर है जो गुप्त काल से संबंधित है, और विष्णु भगवान को समर्पित है ये मंदिर। तो पूछ सकता है कि देवगढ़ में जो मंदिर है वो कौन से भगवान, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको शंकर जी नहीं, विष्णु जी याद रखना कि विष्णु जी से रिलेटेड है ये, ठीक है। फिर हम देखते हैं उड़ीसा का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शैली पर हुआ है? तो नागर शैली में हुआ है। नागर शैली बहुत ही प्रोमिनेंट, और खजुराहो के मंदिर जो है आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये भी आपके नागर शैली से ही बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली में स्थित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा किसका है? तो ये खाने जहाँ तेलंगानी का, इसके बारे में याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ बनवाया इसको? फिर पहली बात तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है, और दिल्ली के हौज खास नामक पहाड़ी पर बनवाया है। हौज खास नामक पहाड़ी पर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है, ये तो आप समझ ही गए, ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण पूछ रहा है। देखिए अलाउद्दीन बहमन शाह, कुली कुतुब शाह, हुसंग शाह या इब्राहिम? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। मुगल चित्रकला के से जुड़े हुए गलत कथन को बताइए। दसवंत व बसामन अकबर कालीन चित्रकार थे, सही है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला फारूक बग, ये भी सही है। फिर नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर, और जहांगीर, ये भी सही है। जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष अबुल हसन था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो 89 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली में मदरसाए बेगम की स्थापना किसने की? तो महामंगा ने की थी। ये कौन थी? ये हुमायूं की पत्नी और अकबर की स्टेप मदर। तो आपको ये याद रखना, इन्होंने ही की थी। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने इनके साथ
अम्बेडकर जी भी गए थे और मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। कांग्रेस पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी, ये आपको याद रखना है, कांग्रेस नहीं गई थी इसका पहला। तेज बहादुर सप्रू सही रहेगा। देखिए महात्मा गांधी सिर्फ एक ही कॉन्फ्रेंस में गए हैं, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो असहयोग आंदोलन। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। उसी के बाद किसने स्थापना की थी? तो CR दास साहब के मोतीलाल नेहरू मिलके स्वराज एक अलग पार्टी की स्थापना कर दिए थे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये 1923 की बात है जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नील किसानों की दशा पर किस लेखक ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ऑप्शन देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्र और YK सेन। तो ये थे आपके दीनबंधु मित्र, ये आपको याद रखना है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो जो इसकी स्थापना है वो आपके फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे लोग मिलकर किए थे। और कब किए थे थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है, 1885 में, क्रोनोलॉजी में क्योंकि पूछ लेता है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि राजनीतिक चेतना को जागृत करना। राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां किस वायसराय के समय में मिली? तो लॉर्ड लिटन के समय में ऐसी राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां मिली, ये आपको याद रखना है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, उक्त कथन किसके द्वारा बोला गया? तो ये लॉर्ड एल्गिन बोले हैं। ये कब बोले हैं? तो ये इनका जो टीनर था वो 1894 के आसपास का है, तो आपको याद रखना है। और इन्हीं के शासनकाल में अकाल भी पड़ा था और अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। पूछ लेता है कभी कभी कि अकाल आयोग की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई, तो आपको बता देना है कि ये एल्गिन हुआ करते थे। इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये देखिए कार्यकाल, बहुत अच्छा कार्यकाल, मतलब आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ऐसा होता है। पूछा क्या है यहाँ पे? सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। विलियम बेंटिक सही है, लॉर्ड कर्जन भी सही है। अब लैंसडाउन जो है, लैंसडाउन भी सही है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल यहाँ पे गलत दे रखा है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल क्या था आपका? 1921 से 1926 का है। और 26 से 31 का जो कार्यकाल है वो लॉर्ड इरविन का था। तब इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता आया था, समझ है ना, तो वो 1926 से 31 था, ये आपको याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदिया आंदोलन, मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद, ये सही नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान सही है। देवनंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम नौनोतवी भी सही है। लाल कुर्ती आंदोलन, खाल अब्दुल गफ्फार खान, ये भी सही है। अहमदिया आंदोलन सही नहीं है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1889 में हुई और मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, ये आपको याद रखना है। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी, ना कि मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद के द्वारा, ये आपको याद रखना है। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया। कराची अधिवेशन 1931 में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पर जाति पाति के स्थान पर पहली बार समानता पर बात की गई। तो इसका जो सही आंसर है, दोनों सही हैं इसमें, ये आपको याद रखना है। फिर सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है। देखिए वायकोम सत्याग्रह, नारायण गुरु सही है। फिर गुरुवायूर सत्याग्रह, के केलप्पन भी सही है। आत्म सम्मान आंदोलन, आत्माराम पांडुरंग नहीं, ये सही नहीं है। हरिजन सेवक संघ, गांधी जी सही है। अब आत्म सम्मान आंदोलन किसके द्वारा किया गया, ये भी आपको यहीं की यहीं देख लेना है और याद भी कर लेना है। तो ये 1920 में राधा स्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया था। 1920 में प्रोफेसर ढोंडो केशव कर्वे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सत्यशोधक समाज के स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले थे और अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही नहीं है आपका। देखिए कंफ्यूज किया है आपको, 1900 ये तो यही थे आपके, लेकिन 1920 में इसकी दूसरी ब्रांच खुली थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और जो 1920 में हुआ था वो भी 1920 में नहीं हुआ था, वो 1916 में हुआ था। वो DK कर्वे के द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
तो 1906 आपको याद रखना है कि जो इसमें पूछ के रखा हुआ है भारतीय महिला विश्वविद्यालय वो 1906 में हुआ था, और 1916 में डी.के. कर्वे ने पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में कथनों पर विचार करिए। 1919 के अधिनियम का तात्कालिक कारण 1916 में विस्तृत होम रूल आंदोलन और मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी, ये सही है। 1919 अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया, ये भी सही है। और 1919 में प्रांतों में स्वायत्तता नहीं दी गई थी बल्कि डायरकी लगाई गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी छीन ली गई थी। तो इसका जो गलत वाला है वो आपका केवल 3 हो जाएगा। निम्न घटना को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए तथा सही क्रम का चुनाव आपको करना है। ठीक है, देखते हैं। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, लाला लाजपत राय की मृत्यु और बंगाल विभाजन। पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं तो अरेंज करने में आसानी होगी। चौरी चौरा आपका कब हुआ? चौरी चौरा आपका हुआ 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1923 में होती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु आपकी 17 नवंबर और 1928 को होगी। और बंगाल विभाजन तो आपका 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन सबसे पहले हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन वाले के साथ जाइए आप, या तो बी या तो डी, डी हो जाएगा सही सही। बंगाल विभाजन, फिर चौरी चौरा कांड, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना और लाला लाजपत राय की मृत्यु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित होने में एमएस बंगाली ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और एज ऑफ कंसेंट एक्ट द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिरोध लगा दिया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1 और 2 हो जाएगा। तीसरा गलत है, इसमें 10 वर्ष नहीं था, आपको ये याद रखना है, ये 12 वर्ष था। सही जोड़े बनाइए। अहमदाबाद मिल मजदूर, बरदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, जो अहमदाबाद मिल है वो 1918 में हुई थी, बरदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा। फिर देखिए, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो जो आपका कौन सा आंदोलन चल रहा था उस समय? 1930 का सबने आंदोलन चल रहा था, वही हो जाएगा इसका सही आंसर। सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाएं हैं। दांडी मार्च, भगत सिंह को फांसी, जनरल डायर की हत्या और मॉडल मिंटो सुधार बिल। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्रोनोलॉजी मतलब यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का मतलब फेमस पार्ट होता है। तो एक बार देख लेते हैं अपन लोग। मॉडल मिंटो रिफॉर्म सबसे पहले आएंगे 1909 में, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका क्या आएगा? दांडी मार्च आपका 1930 में आएगा, 12 मार्च 1930 से आएगा। फिर 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस को मनाया जाता है। इसी दिन भगत सिंह और 2 और साथ में फांसी हुई थी। ठीक है, 1931। फिर जनरल डायर की हत्या कब हुई थी आपकी? 1940 में उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या हुई थी। अब अरेंज कर दीजिए आप, मतलब कि 4 फिर 1 2 3। ठीक है, चौथा इसका सही हो जाएगा। फिर 114 नंबर देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, कहीं कहीं इसका देवेंद्र टैगोर दिया हुआ, थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा। अगर देवेंद्र टैगोर दिया है तो वो लगाइए, उसके बाद ये लगाइएगा। ठीक है, ये एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी बार का क्वेश्चन है ये। मानव धर्म सभा की स्थापना मंचाराम द्वारा की गई थी और साधारण ब्रह्म समाज, ये भी कंफ्यूजिंग है काफ़ी, विश्वनाथ शास्त्री द्वारा की गई थी। तो सी का 3, डी का 1, बी का 4 2, ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फिर 115 देखते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि समाचार पत्रों के मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय के जब्त होने के 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति होगी। 1857 का जो अधिनियम आया था, लाइसेंस एक्ट ऑफ 1857, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867, द वर्निकुलर प्रोजेक्ट एक्ट 1878 और 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। तो किस में आया था ये? आपके 1908 के न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में ये प्रावधान आया था कि 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड आयोग का संबंध किस परिक्षेप में है?
तो अकाल, पुलिस, सिंचाई या शिक्षा। तो इसका जो परिपेक्ष है वो अकाल से संबंधित है। आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की थी 1901 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है ये आपका। सत्याग्रह का प्रयोग पूछ रहा है तो ये चंपारण सत्याग्रह में किया था। और पहली जो उनकी भूख हड़ताल थी वो अहमदाबाद मिल वाली, ये आपको याद रखना है। सुमेलित है बंग भंग 1906 गलत है, 1905 में हुआ था। होम रूल 1918 गलत है, 1916 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र भी गलत है, 1929 में हुआ था। समग्र सिंह की हाँ नियुक्ति सही है 1927 में, लेकिन ये अपनी जो रिपोर्ट दी थी 1928 में रिपोर्ट अपनी दिया था, ये आपको याद रखना है। पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और रेलवे आयोग। पुलिस आयोग आपको याद रखना है एंड्रू फ्रेजर। फिर सिंचाई आयोग आपको याद रखना है कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ। विश्वविद्यालय आयोग आपको याद रखना है टॉमस रेले और टॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ, सही है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, ये भी सही है। और लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, नहीं ये गलत है। यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड होना चाहिए। और जो इसका शासनकाल है वो भी आपको याद रखना है 1910 से 1916। और देखिए 1911 में आपको इन्हीं में जब ये राजधानी परिवर्तित की गई थी तभी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, मतलब इसको वापस ले लिया गया था। और जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, ये आपको याद रखना है। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशक कौन थे? तो जुगल किशोर जो हैं वो उदंत मार्तंड के जो प्रकाशक होते हैं वो माने जाते हैं। फिर रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचाट के समाधान के लिए क्या आया था? तो इसके लिए आपका पूना पैक्ट आया था। किसके बीच में हुआ था? गांधी जी के बीच में और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में। पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, कौन सा सेशन था वो आपका त्रिपुरी सेशन। दो सेशन आपको याद रखना, हरिपुरा 1938 में हुआ था, तब भी बने थे सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष। और 1939 इसी के बाद वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे जब मतभेद हो गया था उनके और गांधी जी के विचारों के मध्य। अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान के निर्माण के संदर्भ में द्विराष्ट्र थ्योरी देखिए मोहम्मद इकबाल के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1930 के सेशन में दी गई थी, आपको याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में सबसे पहले विनोबा भावे, सेकंड नंबर में आपके जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो विनोबा भावे हो जाएगा, पहला पूछा हुआ है। ठीक है। क्रिस मिशन 1942 में आया था, ये आपको याद रखना है। फिर महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकीय चेक, बिल्कुल पोस्ट डेटेड चेक बोला था। और मुस्लिम लीग ने किस प्रस्ताव का समर्थन किया था? ये गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी सांप्रदायिकता के आधार पर नई कंट्री को बनाना और क्रिस मिशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ये हमको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो उनको गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रखा गया था। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ है और बंगाल में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो सहजानंद सरस्वती जी हैं। लाल किला मुकदमा 1945 में कौन से वकील के नेतृत्व में किया गया? तो उसमें जो वकील थे वो भूलाभाई देसाई थे। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग वहाँ थे और वो सपोर्ट कर रहे थे, ये भी हमको याद रखना है। CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा। शाही नौसेना विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से शुरू हुआ था। शिमला संयोजन मावेल प्लान के टाइम में हुआ था और 1945 में हुआ है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकृत किया, तो इसका केवल ए सही है, इसने पाकिस्तान की मांग को नहीं माना था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर केवल ए सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 1946 को अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसको दिया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो जगजीवन राम है इनको श्रम वाला दिया गया था, श्रम मंत्रालय।
और आसफ अली को क्या दिया गया था, रेलवे एवं परिवहन दिया गया था। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी को विधि मंत्रालय दिया गया था। 3 जून की योजना प्रस्तुत की गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी इसको बोला जाता है। देश के विभाजन पर निम्नलिखित में से किसने कहा था, हमारे आंदोलनों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। अब्दुल गफ्फार फ्रंटियर गांधी इनको बोलते हैं, इनके द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में कौन सी घटना रिपन से संबंधित नहीं है, रिपन पूछा है, लिटन नहीं पूछा है। लिटन रिपन आगे पीछे है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बंगाल टीनेंसी एक्ट। बंगाल टीनेंसी एक्ट जो है वो आपका 1885 में आया था, और पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887 में आया था। ये दोनों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आए हैं। बाकी बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को याद करना, इल्बर्ट बिल और प्रथम कारखाना अधिनियम, ये सब लॉर्ड रिपन से संबंधित हैं। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका लॉर्ड विलिंगटन हो जाएगा 1935। ठीक है, इसका जो शासनकाल है वो 1931 से 36 तक रहा है, आपको ये याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन था, तो उस समय जो अपना गवर्नर था वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसका सी सही हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। फिर भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप कब लागू की गई थी, तो ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लागू की गई थी। फिर भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने ही अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम 1823 लाया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा लिबरेशन मिला था समाचार पत्रों को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो आपकी हुई है वो 26 जुलाई आपको याद रखना है 1876 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने बोला था आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। शारदा अधिनियम में जो लड़कों और लड़कियों की एज है वो 18 और 14 रखी थी, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है, स्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल से है, ये भी आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और आपको ये भी याद रखना है कि इनकी द्वारा आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। तो आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे कवर कर लिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच, आप धैर्य बना के हमारे साथ रहे, बहुत कुछ आपने गेन किया होगा। ये जो हमने पूरी एनालिसिस की है और अदर जो ऑप्शंस देखिए, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका भी हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। ये हमारा आज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था। ऐसे ही करके हम पूरे के पूरे आपको 40 से 50 टेस्ट करवाएंगे। आप हमारे साथ कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जो आपका एक एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना, क्या होता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पे हमको एक अलग तरीके का क्वेश्चन देख के जो फियर जनरेट होता है उससे डील करने के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। 50 से 55 मिनट में हमने ये सीरीज कवर करने का ट्राई किया। कभी कभी क्या होता है एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं है, जब ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही। और ये सब प्रिपरेशन छोटी मोटी प्रिपरेशन नहीं होती हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है और अपने आप को थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रिपरेशन में आप उतर चुके हैं। यूपी पीसीएस यूपीएससी वगैरह निकालना छोटी मोटी बात नहीं होती है। आप अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, और खुद को आपको थैंकफुल होना चाहिए कि हाँ आपने इतना टफ डिसीजन लिया है कि हाँ हम सस्टेन कर लेंगे ऐसे एग्जामिनेशंस में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिल के हम लोग तैयारी करेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, आप हमारा